हे गाइस, वेलकम टू अभियान IAS अकेडमी। तो जनरल साइंस की आज की हमारी क्लास में हम कवर करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सबसे पहले अगर हम हेल्थ की बात करें तो व्हाट इज हेल्थ। सबका अपना अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है हेल्थ को डिफाइन करने का। हम जो हेल्थ को डिफाइन करेंगे वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन गिवन बाय WHO। WHO की अगर हम बात करें तो WHO के हिसाब से हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे आप कंप्लीटली यानी कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बेसिस पे हेल्दी होते हो और साथ ही साथ आपको कोई भी डिजीज नहीं होती। इसको मैं अगर WHO की फॉर्म में डिस्क्राइब करूँ तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। यानी कि आप फिजिकली फिट होने चाहिए, मेंटली फिट होने चाहिए एंड सोशली फिट होने चाहिए, साथ में आपको कोई भी डिजीज नहीं होनी चाहिए। तो मेन जो कंपोनेंट्स की हमने बात की वो है फिजिकल, नेक्स्ट इज मेंटल एंड थर्ड वन इज सोशल। अब ये है तीन मेन कंपोनेंट जो हेल्थ के पर्सपेक्टिव में बात की जाती है। इसके अलावा एक से दो कंपोनेंट और भी हैं, फॉर एग्जांपल स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, वोकेशनल हेल्थ। सबसे पहले हम इन तीनों को डिस्क्राइब करेंगे। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होती है। फिजिकल हेल्थ की हम बात करें, कोई इंडिविजुअल फिजिकली फिट है, उसको कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है, बट वो हमेशा डिप्रेशन में रहता है, उसको किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस रहता है, उसको छोटी छोटी बातों से एंजाइटी रहती है। इट मीन्स द इंडिविजुअल इज फिजिकली फिट बट वो मेंटली फिट नहीं है। मतलब ये भी कंडीशन रहेगी दैट ही इज़ नॉट हेल्दी। सेकेंडली, अगर वो फिजिकली फिट है, उसका मेंटल कंडीशन भी सही है, वो स्ट्रेस नहीं लेता, वो इजीली हर कंडीशन को हैंडल कर लेता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी वो किसी से भी लड़ाई कर लेता है, दूसरों की बातों को नहीं समझता है, छोटी छोटी बातों पे वो दूसरों के साथ आर्ग्यूमेंट करता है। वो कंडीशन होती है कि जहाँ पे इंडिविजुअल फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है अपने लिए, बट सोशल बिहेवियर जो है वो उसका अच्छा नहीं है। तो ये तीन कंपोनेंट है मेन। अब ये एक दूसरे से रिलेट कैसे करती है। मैं सबसे कॉमन एग्जांपल जो हर जगह यूज़ होता है इसका वो मैं दूं तो इन केस ऑफ स्ट्रेस की ऐसी कंडीशन होती है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो वो आपकी एक मेंटल फिटनेस का पर्सपेक्टिव है, बट जब स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा हो जाता है, लंबे टाइम तक आप स्ट्रेस लेते हो, इट मे लीड्स टू हाइपरटेंशन। मतलब आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको हायर रेंज में लेके जाएगा। दैट इज़ कि ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज होती है 120 से 80 mmHg। तो अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है तो वो लेवल बढ़ जाता है, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हाइपरटेंशन बोला जाता है। तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे इंडिविजुअल पहले मेंटली अनहेल्दी था, उसके बाद उसने इफेक्ट किया उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन को और इट लीड्स टू हाइपरटेंशन। तो ये तीन कंपोनेंट है। उसके बाद के जो कंपोनेंट है उनका जो मैंने बोला था उसमें आपकी एक आती है स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि जो प्रॉपर बात की जाती है आस्तिक और नास्तिक। स्पिरिचुअल मीन्स कि आपकी इनर क्वालिटी क्या है। एक होता है कि अगर दूसरा पेन में है आप उसको रियलाइज कर पाते हो, एक है कि दूसरा पेन में है और आपको उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दैट इज स्पिरिचुअल हेल्थ, कि आप सामने वाले को भी समझोगे। एक आता है कॉन्सेप्ट इमोशनल हेल्थ का। इमोशनल हेल्थ होती है सेम थिंग रिलेटेड टू योर इमोशंस, कि आप इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो। अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप हर सिचुएशन के हिसाब से अपने इमोशंस को हैंडल कर पाते हो, दैट मीन्स यू आर इमोशनली हेल्दी। उसके बाद एक आता है वोकेशनल हेल्थ। वोकेशनल हेल्थ का मतलब होता है आपने बचपन से पढ़ाई करी है, अपने करियर को स्टेबल करने के लिए आपने जो कुछ हो सकता है आपने किया, आपके पेरेंट्स ने किया है, उसके एक पॉइंट पे आके आपको जो एक चीज़, एक पॉइंट, एक प्लेस चाहिए था अपनी लाइफ में ऑन द बेसिस ऑफ योर करियर, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। मे बी उसमें आपका फॉल्ट है, मे बी आपका कोई फॉल्ट नहीं है, बट आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही है, तो वो आपकी वोकेशनल हेल्थ को अफेक्ट करता है। ये जो तीन पैरामीटर्स हैं ये किसी बुक में दिए होंगे, किसी बुक में नहीं दिए होंगे,
बट जो ये 3 कंपोनेंट है, फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये आपको हर बुक में दिए हुए होंगे। मैं दोबारा से हेल्थ की डेफिनेशन दोबारा से बता रही हूँ, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, साथ में कोई डिजीज भी नहीं होनी चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ हेल्दी इंडिविजुअल। अगर हम बात करें कि अनहेल्दी होने के क्या क्या रीज़न होते हैं, उसमें हम 4 से 5 जो टॉप मोस्ट रीज़न है उनकी बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले फैक्टर्स में आएगा स्ट्रेस। जो अभी मैंने बात की थी स्ट्रेस से कैसे हाइपरटेंशन कोज होता है, वैसे ही जब भी स्ट्रेस की कंडीशन होती है तो वो क्या करता है, वो आपकी पूरी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, और वो भी एक रीज़न होता है आपका अनहेल्दी होने का। तो फैक्टर्स में सबसे पहले आ गया स्ट्रेस। सेकेंड इज एनवायरनमेंट। अब क्वेश्चन इज एनवायरनमेंट आपकी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है। फर्स्ट थिंग इज एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर। आप जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हो वो प्योर है, यानी कि वहाँ पे प्रॉपर बैलेंस है सभी की सभी। मीन्स ऑक्सीजन की मैं प्रॉपर बात करूँ, मेनली ऑक्सीजन जितना होना चाहिए आपके एटमॉस्फेयर में उतना है, पॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा नहीं है, वहाँ की उस इंडिविजुअल की हेल्थ अलग होगी। ऑन द अदर हैंड जो ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और वही रीज़न होता है कि वहाँ पे रहने वाले लोग की जो हेल्थ कंडीशन होती है वो वर्स होती है इन कंपैरिजन ऑफ द इंडिविजुअल जो किसी गांव में या फिर ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल कम होता है। एक रीज़न है ये। थर्ड रीज़न मैं बात करूँ, स्लीप। स्लीप जो होता है एक बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है आपकी हेल्थ का। जो नॉर्मल रिकमेंडेशन होती है आप सबको पता है 6 से 8 घंटे की हमें नींद लेनी चाहिए। अब कुछ कंडीशंस होती हैं कि इंडिविजुअल नहीं ले पाते, मे बी उनका पूरा दिन का ऑफिस होता है, शाम को उनको लगता है कि यार थोड़ी देर नेटफ्लिक्स चलाना है, थोड़ी देर टीवी देखना है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वहाँ पे उनका स्लीप डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। दूसरा रीज़न, जो बच्चे स्पेशली जो पढ़ाई करते हैं उनका एक प्रॉपर अगर टाइम मैनेजमेंट होता है, उनका एक फोकस ये होता है कि यार जितना मैं पढ़ सकूँ मैं उतना पढ़ लूँ। उनको ये ध्यान नहीं रहता है कि जो स्लीप का पैरामीटर वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक प्रॉपर मैनेजमेंट लेके चलते हो, हर दिन आप रेगुलरली उसी को फॉलो करते हो, तो आप आराम से 6 से 8 घंटे की नींद ले सकते हो और वो भी आपका मैनेज हो सकता है। अदरवाइज़ ये भी फिर आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। इन 3 फैक्टर्स के बाद नेक्स्ट फैक्टर की मैं बात करूँ, फूड या फिर डाइट, विच इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर हेल्थ। आज के टाइम का जो खाना है, जो लाइफस्टाइल है, जितना ज़्यादा आप बाहर का खाते हो, जितना ज़्यादा आप जंक फूड कंज्यूम करते हो, उतना ही आप ट्रांस फैट कंज्यूम कर रहे हो। जितना आप ट्रांस फैट कंज्यूम कर रहे हो उतना ही फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं, और फ्री रेडिकल्स अगर आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो लीड करेंगे किसी ना किसी डिजीज़ को, मे बी कैंसर, मे बी हाइपरटेंशन और एनी अदर डिजीज़। उसके साथ ये हो गया एग्जाम्पल आपका फ्री रेडिकल्स का, ट्रांस फैट का। दूसरा, अगर आप सिंपल कार्ब्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, सिंपल कार्ब्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, आपका जो ग्लूकोज लेवल, आप ब्लड ग्लूकोज लेवल वो राइज अप हो सकता है, आपका इंसुलिन जो है उसका रेजिस्टेंट हो सकता है, प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो उससे आपको डायबिटीज़ हो सकती है। यानी कि फूड में आपकी अगर कोई भी चीज़ का इम्बैलेंस होता है तो उससे कोई भी आपका डिसऑर्डर हो सकता है। जितने भी आपके डिसऑर्डर होते हैं आज के टाइम पे, अगर मैं बात करूँ मेनली हाइपरटेंशन, PCOS, PCOD और डायबिटीज़, ये सारे वो डिसऑर्डर है जो लाइफस्टाइल और डाइट के इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ये आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल को कोज करते हैं। यहाँ पे आपका हेल्थ का जितना भी था वो सारा का सारा कवर हो गया। नेक्स्ट हम जाते हैं डिजीज़ पे। अब डिजीज़ होती क्या है, डिजीज़ को आप डिस्क्राइब कैसे करोगे? एक नॉर्मल इंडिविजुअल की फॉर्म में मैं डिस्क्राइब करूँ हेल्थ को, सॉरी डिजीज़ को एक नॉर्मल लैंग्वेज में, तो कोई भी ऐसी कंडीशन जो आपकी जो डे टू डे लाइफ की नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही है, जो नॉर्मल आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन चल रही है उसको ऑल्टर करती है या फिर उसमें कोई भी इंटरफेरेंस करती है, वो कंडीशन होती है डिजीज़। मतलब आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में कोई भी इंटरफेयर करने वाली चीज़ जो आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल को या फिर जो नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करती है, दैट इज़ डिजीज़। अब डिजीज़ के मेन टाइप की बात की जाए तो डिजीज़ के मेन टाइप होते हैं 2।
जिसमें फर्स्ट आता है कंजेनिटल एंड सेकंड इज एक्वायर्ड। अब फर्स्ट थिंग इज कि डिजीज की दो कैटेगरीज की क्यों गई। जो फर्स्ट पार्ट है आपका, दिस इज द टाइप ऑफ डिजीज जो आपकी इनबोर्न होती है, यानी कि जो आपकी इननेट होती है, जो आपको बाय बर्थ आपके जीन से मिलती है। सो दिस इज द फॉर्म विच इज इनबोर्न, विच इज जेनेटिक। जेनेटिकली इनहेरिटेड का मतलब है कि जो आपके जीन्स से, मे बी आपके पेरेंट्स से या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स से, मतलब आपकी किसी जनरेशन से आपको मिले हैं। दीज आर कॉन्जेनाइटल डिजीज। ऑन द अदर हैंड इसके ऑपोजिट होती हैं आपकी एक्वायर डिजीज़। आपकी एक्वायर डिजीज़ में आती हैं, ये आपकी पहली बात इनबोर्न नहीं होती हैं, बाय बर्थ आपके साथ नहीं होती है, ये होती है एक्वायर करना किसी चीज़ को, यानी कि बाद में जैसे जैसे आपकी स्टेज ग्रो हुई, तो जो अभी हमने फैक्टर्स पढ़े थे विच मे बी स्लीप पैरामीटर्स, मे बी स्ट्रेस, मे बी लाइफस्टाइल, उस वजह से आपकी बॉडी ने उसको ऑप्ट कर लिया है, तो वो होती है आपकी एक्वायर्ड एंड दीज आर नॉट जेनेटिकली इनहेरिटेड, नॉट genetically inherited, and on the same side these are not inborn। ये एक सिंपल डिफरेंस है दोनों के बीच में। जो आपको बाय बर्थ मिली है वो इस कैटेगरी में आ जाएंगी, जो आपको बाय बर्थ नहीं मिली है, बाद में आपको हुई है, वो आपकी एक्वायर्ड कैटेगरी में आएंगी। अब इनकी भी कुछ सब क्लासेस होती हैं, जैसे कि कंजेनाइटेड की बात करें, मैंने बताया कि ये आपको जीन्स से मिलती हैं। अब जीन्स में जो मेन रीज़न होता है उसमें आपकी दो चीज़ें हो सकती है, मे बी देयर इज़ म्यूटेशन इन जीन एंड मे बी देयर इज़ म्यूटेशन इन क्रोमोसोम। जीन में अगर म्यूटेशन हुई, सबसे पहली बात म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन इज़ अ वर्ड, बायोलॉजी में जहाँ भी आपको म्यूटेशन वर्ड मिल जाता है उसका मतलब होता है चेंज इन द नॉर्मल स्ट्रक्चर। तो किसी भी जीन के नॉर्मल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज होता है, दैट मीन्स दैट इज जीन म्यूटेशन। तो इसमें एक आता है आपका जीन म्यूटेशन। सेकेंड थिंग इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन, मीन्स जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें कोई भी चेंज हुआ, उनमें कोई भी म्यूटेशन हुआ, दैट मीन्स दैट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है, आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 22 जो होते हैं वो आपके ऑटोसोम्स होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों में वो सेम रहते हैं। बट जो 23rd पेयर होता है वो होता है हेट्रो, मीन्स वो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। वाई? बिकॉज दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम। जो फीमेल्स में होगा XX और जो मेल्स होते हैं उसमें होता है XY। तो क्रोमोसोम जो 23 पेयर है, यानी कि जो टोटल 46 नंबर है, उनमें कोई भी म्यूटेशन होता है, दैट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब जीन म्यूटेशन के एग्जाम्पल की बात करूं तो जीन म्यूटेशन के एग्जाम्पल में आता है, फर्स्ट कंडीशन इज हीमोफीलिया एंड सेकेंड कंडीशन इज कलर ब्लाइंडनेस। दीज आर टू एग्जाम्पल्स। वहीं पे क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात करूं तो इसमें आता है आपका डाउन सिंड्रोम, एंड दूसरा जो आपका क्लीन फिल्टर सिंड्रोम होता है, जिसमें दैट इज अ कंडीशन ऑफ द ट्रांसजेंडर, जिसमें या तो XXY हो जाता है। उसमें क्या होता है कि इनहेरिटेड ही होता है वो, उसमें कुछ बाद में चेंज नहीं होते, वो एट द टाइम ऑफ बर्थ जब भी फर्टिलाइजेशन होता है मेल स्पर्म एंड फीमेल एग का, तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक आपका आना होता है फीमेल से और एक आना होता है आपका मेल से। इस कंडीशन में क्या होता है, बाय मिस्टेक मेल या फीमेल किसी में से एक पेरेंट में से दोनों के दोनों क्रोमोसोम आ जाते हैं। उस केस में वो या तो XXY हो जाता है या फिर XYY हो जाता है, दैट इज द कंडीशन। तो ये जो भी जीन म्यूटेशन है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, जहाँ भी आप नाम सुनो, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम, ऐसी कोई भी कंडीशन आप सुनते हो तो दैट मीन्स दे आर इनबोर्न, यानी कि वो बाय बर्थ उस इंडिविजुअल को मिला है। दिस इज अबाउट कंजेनाइटल। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वायर्ड की।
अब एक्वायर्ड मैंने जो जैसा कि बताया था कि दीज आर नॉट बाय बर्थ, ये बाद में इनहेरिट किए जाते हैं। एक्वायर्ड के अंदर भी दो कैटेगरीज आती है जो आपने हमेशा बचपन में भी पढ़ी होगी, विच आर कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सो फर्स्ट इज कम्युनिकेबल डिजीज एंड सेकेंड इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उनको आप बोल सकते हो इन्फेक्शियस डिजीज। ऑन द अदर हैंड जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनको आप बोल सकते हो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। जनरली मैं बात करूं तो आई नो कि इनको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल नो द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज आर दोज जो स्प्रेड होती है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल बाय मीन्स ऑफ मे बी एयर, मे बी वाटर, मे बी फूड और एनी अदर कॉन्टेमिनेंट। वहीं पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मीन्स नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आर दोज जो कि स्प्रेड नहीं होती है बाय एनी मीन्स। अगर वो एक इंडिविजुअल को है तो वो उसके पास बैठे हुए किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी मीडियम के थ्रू इनहेरिट या फिर क्या बोलूँ ट्रांसफ़र नहीं होंगी। कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो जो आपका फीवर हो गया, आपकी चिल्स हो गई, कफ हो गई, आपने सुना होगा अगर आपको छींक आ रही है तो अगर बाय मीन्स ऑफ एयर वो पार्टिकल्स किसी दूसरे इंडिविजुअल तक पहुंच गए तो उनको भी जुकाम लग सकता है। दैट इज़ द कंडीशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपका आ गया, अच्छा दूसरा यहाँ पे एक था कि एड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आता था, क्योंकि एड्स के बारे में मिसकंसेप्शन था कि अगर हम एड्स के पेशेंट के साथ बैठ के खाना खाते हैं, पानी पीते हैं तो हमें भी चांसेस होते हैं एड्स होने के। एड्स हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि एड्स की जो भी अगर कोई पेशेंट है जिसको एड्स है तो बाय मीन्स ऑफ ब्लड, यानी कि जहाँ पे ब्लड कांटेक्ट आएगा उससे चांसेस होते हैं एड्स के। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पेशेंट है, एड्स का पेशेंट है, उसकी सिरिंज डॉक्टर ने आपको लगा दी, तो आप जब भी क्लिनिक जाते हो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो सिरिंज निकाली जा रही है वो सिरिंज आपकी न्यू होनी चाहिए। उसके अलावा अगर मेल्स की मैं बात करूँ, ट्रिमर यूज़ करते हैं, कभी भी किसी भी दोस्त का या किसी भी रिश्तेदार का ट्रिमर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं पता होता कहाँ उसको कट लग गया हो और आपने उसको यूज़ कर लिया। और आज के टाइम पे कम्युनिकेबल इन्फेक्शन बताने का सबसे मेन एग्जाम्पल जो चल ही रहा है कोविड की कंडीशन, क्योंकि कोविड से ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज़ आज के टाइम पे क्या ही होगी, क्योंकि वो बाय मीन्स ऑफ टच, बाय मीन्स ऑफ एयर, हर मीडियम से फैलता है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसा मैंने बताया एक इंडिविजुअल को होगा तो दूसरे को नहीं होगा। इसमें आ जाती है आपकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर मतलब फॉर एग्जांपल मैं किसी भी विटामिन या किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की बात करूं, इफ़ वन इंडिविजुअल हैज़ प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, तो अगर कोई उसके साथ बैठ रहा है, कोई उसके साथ खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो दूसरे इंसान को नहीं फैलेगी, क्योंकि वो उनके न्यूट्रिशन के ऊपर है कि वो उतना कंज्यूम नहीं कर रहे हैं कि उनको वो डेफिशिएंसी हुई। सेकेंड, कोई भी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर वेदर इट इज़ रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेशिया, किसी भी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की डेफिशिएंसी, कोई भी डेफिशिएंसी वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को इनहेरिट नहीं होती है। सेकंड, डायबिटीज़, डायबिटीज़ एक इंडिविजुअल को डायबिटीज़ है, सेम थिंग वो उनकी न्यूट्रिशन हैबिट्स के ऊपर है, वो दूसरे को इनहेरिट नहीं होगी। थर्डली, हाइपरटेंशन। तो ऐसी जितनी भी डिजीज़ है जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसमिट नहीं होती है वो सारी की सारी आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती हैं। दिस इज़ अबाउट एक्वायर्ड डिजीज़। अब हम कुछ डिजीज़ पढ़ेंगे। मोस्ट कॉमनली जो आपको याद रखना वो याद रखना है कि जो भी हमने डिजीज़ करी उस डिजीज़ का कॉजिंग एजेंट कौन सा है। सेकेंड थिंग, उसके टेस्ट, अगर टेस्ट है तो उसका टेस्ट कौन सा है जिसको यूज़ किया जाता है उसके लिए। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे टाइफाइड से।
टाइफाइड की कोजिंग एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ कोज्ड बाय बैक्टीरियम। बैक्टीरियम मीन्स एक बैक्टीरिया से कोज होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टाइफी। ये जितने भी साइंटिफिक नेम है बैक्टीरिया के वो आपको याद रखने हैं। सो दिस इज द बैक्टीरियम जिससे आपका टाइफाइड होता है। सेकेंड थिंग कि जो टाइफाइड होता है उसको चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो वो होता है आपका विडाल टेस्ट। थर्डली सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो जब भी टाइफाइड होता है उसके सिम्टम्स में होता है हाई फीवर होता है, साथ में आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, सर दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है। आपने अपनी डे टू डे लाइफ में या फिर किसी भी आपके रिश्तेदार को टाइफाइड हुआ हो तो आपने सिम्टम्स देखे होंगे कि टाइफाइड की कंडीशन में क्या क्या होता है। और अगर सीवियर केसेस में टाइफाइड हो जाता है तो उस केस में इट मे लीड्स टू डेथ। सो दिस इज़ अबाउट टाइफाइड। टाइफाइड की जो शुरुआत हुई थी तो देयर वॉज अ लेडी जिनका नाम आज के टाइम पे दिया गया टाइफाइड मैरी, क्योंकि उसकी कंडीशन थी कि शी वॉज अ कुक और वो मतलब घरों में जाके खाना बनाया करती थी। शी वॉज अ कैरियर का मतलब होता है कि उसके अंदर वो बैक्टीरियम प्रेजेंट थे टाइफाइड के लिए, बट शी वॉज नॉट इन्फेक्टेड बाय दैट बैक्टीरिया। तो उसका क्या होता था, वो जहाँ भी खाना बनाने जाती थी वो बैक्टीरिया जो है उस खाने के थ्रू, बिकॉज टाइफाइड इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़, तो उस खाने के थ्रू जो भी वो खाना खाता था उन तक टाइफाइड फीवर पहुंच जाता था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टाइफाइड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। नेक्स्ट इज मलेरिया। सो मलेरिया के कोजिंग एजेंट की मैं बात करूं, दीज आर कोज्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम, जिसमें सबसे पहला आता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सेकेंड इज प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड थर्ड वन इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये 3 टाइप के प्लाज्मोडियम होते हैं। जो प्लाज्मोडियम फ्लैसीपैरम होता है ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है एंड इट मे बी फैटाल। फैटाल का मतलब होता है कि ये जो इंडिविजुअल है उसकी लाइफ के लिए थ्रेट होता है। मतलब इस कंडीशन में अगर ये वाला प्लाज्मोडियम है तो इट मे लीड्स टू द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। अब आपने हमेशा से सुना भी होगा कि जो मलेरिया होता है वो जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होता है उसके काटने से होता है। सेकेंड, इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें आपका फीवर, ठंड लगना, खांसी आना, वो सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि जब भी मलेरिया होता है तो जो उसका फीवर होता है वो ऑल्टरनेट डेज पे आता है, यानी कि एक दिन फीवर है, दूसरे दिन नहीं है, तीसरे दिन फीवर है, फोर्थ डे नहीं है। सो दिस इज अबाउट मलेरिया। नेक्स्ट हमारी जितनी भी डिजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अभी बची हुई हैं, जैसे एलिफेंटियासिस बचा है, रिंग फॉर्म बचा है, निमोनिया बचा है, और भी कुछ डिजीज़ बची है। उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, वो वाला जितना भी टॉपिक है हम वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी के लिए आपको जितना भी हमने डिजीज़ के बारे में, सबसे पहली चीज़ हमने हेल्थ के बारे में किया, सेकेंड थिंग कितने टाइप की डिजीज़ होती हैं, थर्ड थिंग हमने सिर्फ 2 डिजीज़ कवर की, उसके बाद की जितनी डिजीज़ होगी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इम्यूनिटी के जो भी टाइप होते हैं, सबसे पहली चीज़ इम्यूनिटी होती क्या है, इम्यूनिटी के टाइप कितने होते हैं, वेदर इट इज़ इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड कौन सी होती है, वो सारी की सारी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हम मिलेंगे जनरल साइंस की जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।